Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of April 2025. 25 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक आप लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, बट प्लीज़ कर दिया करें, उससे मेरे को भी इंटरनल एक खुशी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को सबसे पहले सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल इकोनॉमी से है। द फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन। बहुत ही आसान सवाल है। फिलिप्स कर्व आपको बताना है किसके बीच में रिलेशनशिप है। ऑप्शंस आर इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी जीडीपी पर कैपिटा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फिलिप्स कर्व आपको बताना है कि किसके बीच का रिलेशनशिप है। बहुत ही आसान सवाल है। करेक्ट आंसर इसका है बी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं आपको बता भी दूं वैसे कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब है कि ग्रोथ बढ़ रही है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट घटने लगता है। और अब जब इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल महंगाई कम होती जा रही है, तो उसके बाद धीरे धीरे जॉब लॉस आपके और ज़्यादा होंगे, क्योंकि फिर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा लोगों को इतना, तो वहाँ से फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दूसरा है कुज़नेट्स कर्व। कुज़नेट्स कर्व आपको बताना है किसके बीच का रिलेशनशिप है। ऑप्शंस आर टैक्सेस एंड रेवेन्यू, B is economic growth and environmental degradation, C is income inequality and economic development, and D is money supply and inflation। तो आपको बताना है कुज़नेट्स कर्व इसमें से किसका मतलब रिलेशनशिप है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज C, इनकम इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको देख लीजिएगा। देन थर्ड, इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व। अब इसमें आपको होता है कि इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व जो होता है वो एक रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का और पर कैपिटा इनकम का, है ना। तो ये कैसा होता है? लीनियर होता है, यू शेप्ड होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो जब आप बना के देखेंगे ना इन्वायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व, तो ये इन्वर्टेड यू शेप आपका आएगा। इन्वर्टेड यू शेप कैसा होता है मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, चलो लेट मी ड्रॉ इट हेयर। तो इन्वायरमेंटल जब कुज़नेट्स कर्व जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। ये जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ता है ना, वैसे से आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट आता है उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन घटने लगता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज की, पाक शट्स एयर स्पेस स्नैप्स ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। अब आपको पता है कि अभी पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद इंडिया ने कुछ मेजर्स लिए थे। उन मेजर्स में पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर था कि इंडस वाटर ट्रीटी विल बी इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब है कि वो परमानेंटली नॉट परमानेंट, टेम्पोररीली सस्पेंड हो जाएगी। अबेयंस में है, टेम्पोररीली सस्पेंशन है, ठीक है ना। इसके अलावा जो SVS स्कीम थी उसके अंदर जितने लोगों को वीज़ा मिला था 48 घंटे के अंदर वापस जाना है। जो मिलिट्री, एयरफोर्स और वाटर के जो नेवल के जो एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान के इन इंडिया, वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। एंड जो डिप्लोमेट्स हैं दे विल बी टर्म्ड एज पर्सोना नॉन ग्रेटा। ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। पर्सोना नॉन ग्रेटा कल मैंने आपको बताया था, यू आर नॉट वेलकम, है ना, यू आर नॉट वेलकम हेयर। तो अब सेम टू सेम ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया ने जो लिखा है वही पाकिस्तान ने कॉपी पेस्ट कर दिया। उन्होंने भी पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दिया, उन्होंने भी 55 से घटा करके 30 कर दिया। उन्होंने ये कहा है ज़रूर कि इंडस वाटर के फ्लो को अगर आपने रोका तो दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द ट्रीटी, कि वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसलिए वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर इफ द वाटर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी इज स्टॉप्ड और डाइवर्टेड, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। लेट्स सी कि इंडिया किस तरीके से कहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो कैंसल्ड अदर एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग शिमला अकॉर्ड ऑफ 1972। तो जो शिमला अकॉर्ड 1972 में था उसको भी अभी उन्होंने भी होल्ड कर दिया कि ठीक है हम भी होल्ड कर देंगे। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी एयर स्पेस को शट कर दिया है इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए। इसका एक इम्पैक्ट हमको ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो लोग भी US और वहाँ जाते रहते हैं ना, और मिडिल ईस्ट और इधर साइड कंट्रीज़ में, तो उनको अब लॉन्गर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एविएशन सेक्टर में थोड़ा महंगाई आपको देखने को मिलेगी, प्लस आपको ये समझ में आएगा कि लॉन्गर रूट्स फॉलो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी एयर स्पेस की शट कर दिया गया है, ठीक है। एंड इंडियन डिफेंस नेवल एंड एयर एडवाइजर्स हैव बीन आस्क्ड टू एग्जिट। ये तो पता है आपको। वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर जो है इसको बंद कर दिया गया है। एंड इन्होंने ये कहा कि अगर आप ब्लॉक करते हो इंडस वाटर तो दैट विल बी अ एक्ट ऑफ वॉर। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम शिमला अकॉर्ड को भी अबेयंस में रखेंगे, वी विल कीप शिमला अकॉर्ड इन अबेयंस, ठीक है ना। एंड सार्क वीज़ा उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया है एक्सेप्ट फॉर द सिख पिलग्रिम्स को छोड़ करके बाकी सार्क वीज़ा उन्होंने
वो हटा दिया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तमिलनाडु बैन्स मेयोनीज मेड फ्रॉम रॉ एग्स फॉर अ ईयर साइटिंग हेल्थ रिस्क्स। तो अब ये मेयोनीज जो है इसको तमिलनाडु ने अभी बैन कर दिया है 1 साल के लिए नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये याद रखेगा कि नोटिफिकेशन किसके अंतर्गत आता है। तो एक सेंटर का ही एक्ट है जिसमें फसाई जो हमारी बॉडी है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, वो बनी थी। तो ये याद रखेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का है। उसका सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, 30 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, इसके अंतर्गत बेसिकली ये लिखा गया है कि आप बैन कर सकते हैं फूड आइटम्स को जो रिस्क पोज करते हैं हेल्थ के। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आप याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मेयोनीज है क्या? तो सेमी सॉलिड इमल्शन है, जनरली कंपोज्ड ऑफ एग योक, वेजिटेबल ऑयल, विनेगर एंड अदर सीजनिंग्स इसमें डाला जाता है। इसको फूड आइटम्स के साथ शॉर्मा और जैसे आप मोमोज डिमसम खाते हैं ना, तो उनके साथ दिया जाता है। तो मेयोनीज इज मेड ऑफ रॉ एग्स बट इट इज़ हाईली रिस्की फूड एज इट कैरीज द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग। जो रॉ एग से बनता है ना, उसमें फूड पॉइजनिंग का बहुत खतरा रहता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला एंटेरिटाइडिस, एस्चेरिचिया कोलाई, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ये सारे बैक्टीरियाज के कारण। ऑब्वियसली बात है, जो रॉ एग्स हैं उनको बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रखा जाता, और जब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रखेंगे तो ये जो बैक्टीरिया हैं, सैल्मोनेला टाइफीरियम, सैल्मोनेला बैक्टीरिया, सैल्मोनेला एंटेरिटाइडिस, एस्चेरिचिया कोलाई, ये सब उसमें ग्रो करने लगेंगे और फिर वो फूड पॉइजनिंग और ये सब चीज़ें कॉज कर सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव बीन बैंड फॉर 1 ईयर। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। SFIO के बारे में फिर से आया था, तो अब आपको SFIO कल आपको मैंने बता दिया था कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 2000 वैसे तो 2003 में बन गई थी, लेकिन तब ये स्टैट्यूटरी नहीं थी, तब ये केवल एक नोटिफिकेशन से बनी थी। 2015 में इसको स्टैट्यूटरी कर दिया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के कंपनीज एक्ट के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई थी। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि SFIO जो है अपना वो कॉरपोरेट फ्रॉड्स को पता करने के लिए, दैट इज़ फॉर द कॉरपोरेट फ्रॉड्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये भी आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। और अभी प्रेजेंटली अगर कोई पूछो तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये गलत मत करना। ठीक है ना, स्टार्टिंग में नहीं थी, इंसेप्शन के टाइम पे नहीं थी, अभी लेकिन है, तो ये याद रखना थोड़ा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। इंडिया टू एक्सप्लोर ऑप्शंस इट हैज़ नेवर कंसीडर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ऑब्वियस बात है, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस रखने का मतलब है जो कि इंडिया ने कभी नहीं किया है ना। तो नाउ व्हाट आर दी ऑप्शंस, इंडिया जो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने IWT को यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। एंड इंडिया क्या कर सकता है? तो पहली चीज़ तो इंडिया में स्टॉप शेयरिंग द हाइड्रोलॉजिकल डेटा विद पाकिस्तान। इंडिया जो है वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा पाकिस्तान के साथ नहीं शेयर करेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं देगा अब उनको कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट क्या है, कौन से हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। परमानेंट इंडस कमीशन की जो बैठक है वो नहीं करेगा, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा हालांकि एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर हम IWT के टर्म्स को पढ़ें तो इंडिया कैन नॉट सिग्निफिकेंटली अल्टर द वाटर फ्लो और स्टोरेज ऑन द वेस्टर्न रिवर। वेस्टर्न रिवर कौन सी है? जो ICJ है, इंडस, चेनाब एंड झेलम। उनका पानी बहुत ज़्यादा फ्लो अल्टर नहीं कर सकता है या ये नहीं रोक सकता है इंडिया दैट। एंड वेपनाइजिंग इंडस वाटर वुड रिक्वायर इग्नोरिंग द ट्रीटी टर्म्स। अगर आप वेपनाइज कर रहे हो इंडस वाटर को, मतलब कि रोक रहे हो, अल्टर कर रहे हो, एक तरीके से एज अ वेपन यूज़ करोगे, तो वो फिर आप मतलब कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी के टर्म्स को ही आपने नहीं माना। एनी मेजर चेंज दैट नीड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी असेसमेंट। तो कोई बड़ा चेंज करने के पहले आपको टेक्निकल और इकोनॉमिक असेसमेंट करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि कोई आर्बिट्ररी हैफर्ड एक्शन इंडिया ले सकता है ना। ठीक है, तो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल मुझे कम रेलिवेंस लग रहा है। DCGI urged to lay down stringent guidelines on use of new antibiotics। तो 2 नई पावरफुल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में एंटर करने वाली हैं। इसके पहले जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि भाई स्ट्रिक्ट आपको लॉज बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट पाथवेज बनाने पड़ेंगे फॉर दीज न्यू एंटीबायोटिक्स
ताकि ये जो मिसयूज़ ना हो प्रैक्टिशनर्स के द्वारा इसका, ठीक है ना, इन दो नई एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है, वो काम नहीं करती हैं। अगर हम नई आने वाली जो पावरफुल ड्रग्स हैं उनको भी इस तरीके से मिसयूज़ होने देंगे तो ऑब्वियस सी बात है दे विल ऑल्सो लीड टू दिस। अब ये कौन कौन सी हैं दो नई एंटीबायोटिक, तो देखो लिखा है सेफिएरोकॉल, याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट, सेफिएरोकॉल इज द फर्स्ट वन, एंड देन लिखा है सेफेपाइम ज़िडेबैक्टम, सेफेपाइम ज़िडेबैक्टम। तो दीज आर द टू न्यू एंटीबायोटिक्स विच आर देयर, एंड इसको आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है द मॉस्कीटो इफेक्ट, हाउ मलेरियल केओस इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन हिस्ट्री। तो यहाँ पे थोड़ा मलेरिया के बारे में कंटेक्स्ट में दिया है, क्योंकि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है अप्रैल 25 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है एज वर्ल्ड मलेरिया डे टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया का क्या इम्पैक्ट रहा है हिस्ट्री में, उसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो मलेरिया टर्म आता है वो इटालियन मैला एरिया शब्द से आता है, यानी कि बैड एयर, बुरी हवा, ठीक है ना। एंड अगर हम डिस्कवरी ऑफ मलेरिया की बात करें तो मलेरिया वॉज कॉज्ड बाय मियाज़मा पॉइजनस मार्श एयर, ऐसा माना जाता था, मतलब इट वॉज बिलीव्ड दैट मलेरिया वॉज कॉज्ड बाय मियाज़मा, यानी कि पॉइजनस मार्श एयर, इसीलिए उन्होंने इसका नाम मलेरिया रखा था। 1880 में अल्फोंस लेवेरन ने डिस्कवर किया कि मलेरिया पैरासाइट होता है जो कि ह्यूमन ब्लड में आ जाता है। 1885 से 1892 के बीच में साइंटिस्ट लाइक कैमिलो गोल्गाई, एंगेलो सेली, एटोरे, इन सब ने एडवांस किया मलेरिया के फीवर साइकिल को, पैरासाइट टाइप का नॉल। 1894 से 98 के बीच में पैट्रिक मैनसन एंड रोनाल्ड रॉस, इन्होंने बताया कि मॉस्किटो का रोल है, ठीक है ना। पैट्रिक मैनसन एंड रोनाल्ड रॉस, इन्होंने बताया कि मॉस्किटो का रोल है, एंड स्पेशली एनाफिलीज मॉस्किटो का रोल है इन ट्रांसमिटिंग मलेरिया। तो एनाफिलीज का रोल जो है वो 1894-98 में पैट्रिक मैनसन और रोनाल्ड रॉस ने किया, ठीक है। 1898 में फुल ट्रांसमिशन साइकिल समझ में आ गई मलेरिया की, है ना, ऑल दिस थिंग्स वर देयर। एंड अब मलेरिया की जब समझ आने लगी, स्पेशली जो यूरोपियंस थे उनको तो पहले समझ में आ गई थी, अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस को, तो दे अलाउड स्वैम्प ड्रेनेज और मॉस्किटो कंट्रोल इन सेटलमेंट। तो उन्होंने अपने सेटलमेंट्स में स्वैम्प ड्रेनेज और मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स अपनाना शुरू कर दिए। यूरोपियंस के क्वार्टर अलग कर दिए। हिल स्टेशंस टू अवॉइड मॉस्किटो प्रोन एरियाज, हिल स्टेशंस पर अपने वो बनाने लगे ताकि मॉस्किटो से दूर रहा जा सके, है ना। एंड दिस नॉलेज वॉज पिवटल ड्यूरिंग द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका में इनका टाइम पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यूरोपियंस ने इस नॉलेज का यूज़ करके 90% कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली बाय 1914, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, क्योंकि अगर आपको एक बार किसी पैरासाइट, किसी मॉस्किटो सबके बारे में पता चल जाता है तो आप बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल मदद से कॉलोनाइजेशन भी कर सकते हो। तो हिस्ट्री को शेप करने में मलेरिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अफ्रीका बहुत ज़्यादा परेशान था, है ना। इसके अलावा अफ्रीकन्स को नॉलेज थी चूँकि, सॉरी यूरोपियंस को नॉलेज थी चूँकि कैसे बचना है उनको, तो क्विनाइन और मॉस्किटो नेट्स का यूज़ उन्होंने करना शुरू कर दिया, जिससे यूरोपियन ट्रूप सर्वाइव करने लगी। भाई बाकी ट्रूप्स के पास इतना नॉलेज नहीं है ना, तो वो तो जीत जाएंगे ना। एंड दे कंबाइंड दीज इनोवेशंस मलेरिया नॉलेज, और मलेरिया नॉलेज जो था कोलोनाइजेशन के लिए की स्टोन बन गया। तो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है जो कि लिखा गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऑथर ने बस वही कहा है कि लास्ट में अगर आप देखें तो मलेरिया जो है वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से भी एसोसिएटेड है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे, वहाँ से मच्छरों का रेलिवेंस है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो मच्छर आ रहे हैं या मॉस्किटोज आ रहे हैं उनको, तो ऑथर ने वही बोला कि टेम्परेचर चेंज की, तो ये एक तरीके से मलेरिया को स्टॉप करना इकोलॉजिकल प्लानिंग का भी हिस्सा है। तो ऐसा नहीं आप इसको आइसोलेशन में नहीं दे सकते, ये इकोलॉजिकल प्लानिंग का भी हिस्सा है। अगला आर्टिकल है टेक्स्ट नेक। अब ये बीमारी है जो कि टेक्स्ट नेक की है। आप ये शेप देख रहे हो ना, स्केलेटन का ये शेप इस तरीके से है। अब आप लोग देखते हो कि जब आप मोबाइल चलाते हो तो आपका कंध ऐसे सर झुका रहता है, आपकी बॉडी ऐसी रहती है, मतलब आपकी कुछ इस तरीके का शेप रहता है आपका, है ना। तो ये जो शेप है ना, ये शेप कोई नॉर्मल शेप तो है नहीं आपके स्केलेटन का, ये आपने बनाया। और आपके हेड का जो वजन है वो पूरा इधर ग्रेविटी के फोर्स से नीचे की तरफ लगेगा, है ना, इधर रिजल्टेंट इधर लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है आपके धीरे धीरे मस्कुलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। तो जो लोग भी ऐसे मोबाइल चलाते हैं वो थोड़ा कम कर दे, बंद कर दे, क्योंकि ये टेक्स्ट नेक की समस्या आ जाएगी। टेक्स्ट नेक की समस्या में क्या आता है कि हेडेक होता है, स्टिफनेस होती है, शोल्डर पेन होता है, परसिस्टेंट
नेक पेन होता है, और अगर आपको एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच गया तो टिंगलिंग, नंबनेस आपके फिंगर्स में फील हो जाएगी, है ना। एंड ये सारी चीज़ें, आर्थराइटिस, मतलब अर्ली आर्थराइटिस भी आपको हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं पोजिशनल एरर में। तो टेक्स्ट नेक याद रखेगा, दिस इज द केस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एमिट्स रीजनल फर्मेंट कुर्द्स क्वेस्ट फॉर स्टेटहुड। अब यहाँ पे बात चल रही है कुर्द्स की, तो मैं बस इस आर्टिकल में आपको कुर्द के बारे में बताऊंगा। देखो कुर्द एक याद रखेगा, लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप में आते हैं। दे आर लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप, और लगभग 35 से 45 मिलियन के आसपास हैं। 4 मेजर कंट्रीज है जहाँ पर ये हैं, टर्की, ईरान, इराक और सीरिया। टर्की, ईरान, इराक और सीरिया, याद रखिएगा। कुर्द्स शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी शेप्ड बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। एक्चुअली ट्रीटी ऑफ सेवरेस जो 1920 में हुई थी, उसने प्रॉमिस किया था कुर्दिश ऑटोनॉमी को, लेकिन तुर्किश जो नेशनलिज्म है, यानी कि जो टर्किश नेशनलिज्म अंदर अतातुर्क, जो अतातुर्क उनका लीडर था, उसने इस आइडिया को क्रश कर दिया, ठीक है ना। टर्की में तो बहुत ज़्यादा रिप्रेशन हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, रिप्रेशन ऑफ कुर्द्स हैव टेकन प्लेस इन टर्की स्पेशली। अगर हम बात करें इराक और सीरिया की, तो इराक और सीरिया में तो प्रो कुर्दिश स्टेट्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं, मतलब उनके पास एटलीस्ट प्रो कुर्दिश स्टेट है इराक और सीरिया में। बट ईरान में, हालांकि ईरान में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, बट इकोनॉमिकली हालत ख़राब ही है। एंड टर्की में तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसका ऑथर ने रीज़न बताया कि कोई यूनिफाइंग आइडियोलॉजी नहीं, जैसे जो ज्यूज़ हैं उनको जायनिज़म की जो फिलॉसफी है वो यूनिफाई करती है, तो एक आइडियोलॉजी उनको यूनिफाई करती है। कुर्द्स में ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है जो इनको यूनिफाई करती हो, है ना। कोई इस तरह से बात है, इंपॉर्टेंट है। एंड कोई ऐसी लीडरशिप भी नहीं है जो इनको अक्रॉस द रीजन इकट्ठा कर सके। तो कुर्दिश स्टेटहुड का जो ड्रीम है वो रीजनल इंस्टेबिलिटी इन सबके बैलेंस में हैंग कर रहा है ना। एंड कुर्द्स हैव नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट द माउंटेन्स, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन द एंड। बट ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि कुर्द्स क्या है क्या नहीं है। इज द WTO स्टिल रेलिवेंट टुडे? तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है कि क्या WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी रेलिवेंट है? तो देखो बहुत अच्छी चीज़ ऑथर ने बोली है कि 3 कोर एरिया फंक्शन थे WTO के, तीनों में वो फेल कर गया। पहला, निगोसिएशन में फेल कर गया, क्योंकि अभी तक प्रॉपर कभी WTO से कोई प्रॉपर निगोसिएशन डेवलपिंग और डेवलप्ड को एक साथ लेकर के नहीं आ पाया है। डिस्प्यूट सेटलमेंट में वो फेल कर गया। क्यों? क्योंकि देखते हो रोज एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिस्प्यूट होता है, कोई कंट्री WTO की बात ही नहीं मानती है। प्लस WTO का जो अपीलेट मैकेनिज्म है वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है ना। एंड ट्रेड मॉनिटरिंग में भी कोई काम, रेलिवेंट काम नहीं कर रहा है WTO। इसके अलावा ऑथर ने ये भी बोला है कि जो अपीलेट बॉडी है वो डिसफंक्शनल है। क्यों? क्योंकि US ब्लॉक कर रखा है US ने अपॉइंटमेंट। WTO के पास पावर है, ना तो इकोनॉमिक क्राइसिस को प्रिवेंट कर पा रहा है, ना ही नए टैरिफ्स को लगाने में रोक रहा है, ठीक है। तो ऑथर ने भी बोला कि WTO की डिसीजन मेकिंग जो कंसेंसस है वो सबसे बड़ा हर्डल है। रिफॉर्म्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि कंसेंसस होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। कंसेंसस मतलब है कि सभी के सभी मेंबर मानने चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता कि कभी कंसेंसस बन पाए, है ना। ट्रेड मॉनिटरिंग वीक है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है मेंबर कंट्रीज़ के अंतर्गत, तो ये भी ट्रेड मॉनिटरिंग भी वीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम तो बिल्कुल ख़राब है, आप सबको पता होगा कि इसका तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी नहीं है, दूसरा अपीलेट बॉडी भी काम नहीं कर रही है। देन मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो प्रिंसिपल है वो भी इरोड होता जा रहा है, क्योंकि ये इसको ये स्क्रूटनाइज नहीं करता WTO बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एंड US भी ये बोलता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन ने मेरे हक में कुछ काम नहीं किया, ये सारी चीज़ें, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। देन सब्सिडीज़ एंड मार्केट के ऊपर जो सर्विलेंस होना चाहिए WTO का वो भी प्रॉपर नहीं है ना। इंडिया ने भी कई बार ऑब्जेक्ट किया WTO के स्टैग्नेशन को, WTO में रिफॉर्म्स की बात की है। एंड उसने, इंडिया हमेशा ये भी बोलता है कि भैया फर्स्ट मूवर एडवांटेज है US और यूरोपियन कंट्रीज़ के पास, वो हमको नहीं मिल पाया है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, दीज आर द शॉर्टकमिंग्स विच आर देयर। एंड इसीलिए WTO में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर रिफॉर्म नहीं हुए तो ये ऑब्सलीट हो जाएगा, बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाएगा। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Women of the Langia Saura tribal group dance to celebrate the mango harvest in the गुनुपुर रीजन ऑफ द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। तो उड़ीसा की एक देखो ट्राइब का नाम यहाँ पे लिखा है लांजिया सावरा ट्राइब, लांजिया सावरा ट्राइब। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंगो हार्वेस्ट के लिए डांस कर रहे हैं, तो इसको आपको पता रखना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। ऑस्ट्रेलिया टू स्टॉक पाइल क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो ऑस्ट्रेलिया ने अब ये कहा है कि अब हम अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे उनका, ठीक है ना। अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो और पूरा चाइना को
दे दे रहे थे, बट उनको ये समझ में आ गया कि चाइना को डायरेक्ट देने से अच्छा है कि यूएस और यूरोप को दो, क्योंकि यूएस और यूरोप ऑलरेडी अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मतलब अपने उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, चाइना के ऊपर कम डिपेंडेंस रखना चाहते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे कोई ऐसी न्यूज़ आर्टिकल नहीं है जो आपके साथ डिस्कस की जाए. दैट इज़ इट फॉर द डे. आई होप आपको पसंद आया होगा एनालिसिस. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.